तो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने इससे पहले के नोवेल चैप्टर को नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार उसको देख लेना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अब ट्रेनिंग रूम के अंदर आने के बाद मिस बिंग वहाँ के टैन्यू को पूछने लगती है, आखिरकार तुम्हारे पास कौन से मैजिक वेपन्स और एक्सरसाइज के बुक्स हैं, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो। अब वहाँ पे मिस बिंग की बातें सुन के हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू सारे वेपन्स को, सारे एक्सरसाइज के बुक्स को बाहर निकाल लेता है। अब इतने सारे फ्लाइंग सोर्ड, ट्रेजर्स और वहाँ पे एक्सरसाइज के फॉर्मेशन के स्क्रोल्स देख के मिस बिंग बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी और वो बहुत ज्यादा खुश भी होती है। और हम देखते हैं यहाँ पे मिस बिंग शॉक पड़ते हुए टैन्यू को पूछने लगते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो टैन्यू, इतने सारे मैजिकल वेपन्स, स्पिरिचुअल वेपन्स तुम्हें कहाँ से मिले। अब वहाँ पे मिस बिंग की बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, चीफ यहाँ पे मैं ट्रूथफुली कहूंगा, जब हम यहाँ पे इटर्नल लैंड में गए थे वहाँ पे मैंने जितने भी सारे डिसाइपल्स को मारा था उन सारे के वेपन्स है और इनमें से 1366 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल वेपन्स हैं और यहाँ पे 1260 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल ट्रेजर्स हैं और यहाँ पे 2345 मिडिल ग्रेड के स्पिरिचुअल ट्रेजर्स और 3140 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल ट्रेजर्स हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे 8132 टॉप ग्रेड के ट्रेजर्स भी हैं। और इतना ही नहीं, इन सबको छोड़ के अलग से यहाँ पे 36 आर्टिफैक्ट्स भी हैं। और मैं होप करता हूँ कि चीफ ये सब कुछ यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे मिलिट्रियस डिसाइपल को ट्रेन करने में। अब हम देखते हैं यहाँ पे मिस बिंग बिना कुछ बोले सारे स्पिरिचुअल वेपन्स और एक्सरसाइज के स्क्रोल ले लेती है। अब सारे स्पिरिचुअल वेपन्स और स्क्रोल्स लेने के बाद भी वहाँ पे मिस बिंग टैन्यू को थैंक यू नहीं बोलती, जिसके बारे में वहाँ पे टैन्यू सोचने लगता है और वो कहने लगता है यहाँ पे सारी चीजें ले ली, फिर भी मुझे यहाँ पे मिस बिंग ने थैंक यू क्यों नहीं बोला। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग सोच रही थी, यहाँ पे मुझे पता है कि तुम मेरे मास्टर हो और उसके विचार में यहाँ पे टैन्यू कोई लेजेंडरी है, मतलब ये कोई लेजेंडरी पावर का इनहेरिटेंस है या तो उसका ये रीबर्थ है। ये सब कुछ वहाँ पे मिस बिंग सोच रही थी और वहाँ पे होप कर रही थी कि टैन्यू उसे और भी ज्यादा पावरफुल एक्सरसाइज के बुक्स देगा और भी ज्यादा वेपन्स देगा, इसलिए वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रही होती, वेट कर रही होती है। और वो सोचने लगते हैं यहाँ पे मास्टर अगर दूसरी बार मुझे जो भी एक्सरसाइज देंगे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए वो यहाँ पे वेट कर रही होती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते हैं टैन्यू दूसरे एक्सरसाइज। अब इनकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू सोचने लगता है। हम देखते हैं यहाँ पे टैन्यू 13 जेड स्लिप को बाहर निकालता है और वहाँ पे अपने हिसाब से एक्सरसाइजेस लिखने लगता है, मतलब कि टेक्निक लिखने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हर एक जेड स्लिप में 3 पार्ट होते हैं, जहाँ पे अपर, मिडल एंड लोअर होता है और ये सारे टेक्निक्स ज्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब कि टैन्यू के मेमोरी में जितने भी टेक्निक्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा कमजोर वाला टेक्निक है। और वैसे भी ये सारे टेक्निक्स यहाँ उन डिसाइपल के लिए सुइटेबल थे, इसलिए टैन्यू ने इन सारे टेक्निक्स को जेड स्लिप में उतारा होता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि टैन्यू ने यहाँ पे उस टेक्निक के लोअर पार्ट में फुल्ली नहीं लिखा होता, जिसकी वजह से इन फ्यूचर अगर यहाँ पे कोई भी डिसाइपल यहाँ पे उनसे धोखा करता है, विट्रे करता है, तो वो कभी भी इमोर्टैलिटी को अचीव नहीं कर पाएगा। अगर दूसरी बात हम किया जाए, इसके अलावा भी इस मोर्टल दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे डिसाइपल, पर वो कभी भी इमोर्टैलिटी को हासिल नहीं कर पाएंगे। और ये सब कुछ सोचते हुए यहाँ पे टैन्यू ने उन 13 जेड स्लिप में अपने टेक्निक्स को लिखा होता है, ताकि यहाँ पे डिसाइपल प्रैक्टिस करके इस इमोर्टल रिडम में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाए। और यहाँ पे लास्ट के पार्ट को उसने फुल्ली नहीं लिखा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिसाइपल्स अगर यहाँ पे गद्दारी करे तो कभी भी इमोर्टैलिटी को हासिल नहीं कर पाए। पर इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि टैन्यू ने यहाँ पे इतने सीक्रेट तरीके से इन टेक्निक्स को लिखा होता है कि किसी को भी पता नहीं चलता कि यहाँ पे टैन्यू ने आखिर क्या क्या छोड़ा है। अब हम देखते हैं सारे जेड स्लिप वहाँ पे टैन्यू मिस बिंग को देते हुए कहने लगता है, चीफ अगर आप इन जेड स्लिप के टेक्निक्स को यूज करोगे तो हमारे डिसाइपल बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। दूसरी तरफ मिस बिंग उन सारे जेड स्लिप्स को ले लेती है। अब उनमें से एक जेड स्लिप को वो देखती है, जहाँ पे देख के वो शॉक हो गई थी। उस जेड स्लिप पे लिखा था गोल्डन इमोर्टल सीक्रेट ट्रॉम। अब उसको पढ़ते हुए वहाँ पे मिस बिंग को पता चलता है कि इस टेक्निक के अंदर 3 पार्ट्स है, अपर, लोअर एंड मिडल। उनमें से भी हर एक पार्ट के अंदर 9 लेयर्स हैं, जिसकी वजह से ये टेक्निक यहाँ पे मिलेटिक डिसाइपल के लिए बहुत ही अच्छा एंड सुइटेबल होगा, जिसके पास यहाँ पे मिलेटिक पावर्स हैं। अब इन सब एक्सरसाइज को देख के वहाँ पे मिस बिंग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो रही थी। और हम देखते हैं वहाँ पे वो दूसरे से कोई यहाँ पे फायर इमोर्टल, बुक ऑफ एविल और इमोर्टल, ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के टेक्निक्स थे, जिसको देख के यहाँ पे मिस बिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि यहाँ पे टैन्यू ने उन जेड स्लिप में जो भी टेक्निक्स के नेम लिखे थे उसने यहाँ पे चेंज कर दिए थे, क्योंकि उनके यहाँ पे रियल नेम्स कुछ अलग होते हैं। यहाँ पे टैन्यू चाहता था कि किसी
को पता ना चले, इसलिए यहाँ पे उसने सारे टेक्निक्स के नेम बस चेंज कर दिए थे। दूसरी तरफ हम मिस बिंग को देखते हैं, वो वहाँ पे उन सारे जेड स्लिप को हक करने लगती है और उसको देख के लग रहा था कि वहाँ पे मिस बिंग के लिए ये सारे ट्रेजर्स बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। वो वहाँ पे मिस बिंग के इतने एक्साइटेड फेस को देख के वहाँ पे टैन्यू भी सोचने लगता है पता नहीं इसको क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग टैन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगती है, टैन्यू क्या तुम सच में चाहते हो कि ये सारे जेड स्लिप में जितने भी टेक्निक्स है हम हमारे डिसाइपल को सिखाएं? अब मिस बिंग की बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू उनके आगे थोड़ा सा बो डाउन होते हुए कहने लगता है, हाँ चीफ ये सारे टेक्निक्स आप डिसाइपल को सिखा सकते हो, पर यहाँ पे आप उनको सबसे पहले अपर एक्सरसाइज टेक्निक देना, उसके बाद में उनको मिडल एंड लोअर हम बाद में देंगे। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते तो भी ठीक है। इतना बोलते हुए मिस बिंग अपने स्प्रिच बोर्ड को निकालते हुए उसमें बैठ के डोजो की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ हम सेनक्यू को देखते हैं जो यहाँ पे मिलिट्रियस लाइन का सेकंड एल्डर बन चुका है। अब वो यहाँ पे पिकअप मिलिट्रियस लीग में नहीं रहता, वो अब यहाँ पे स्पिरिचुअल हॉल की तरफ रहता है जहाँ पे ये फ्यूचर में आने वाले डिसाइपल को देखेगा और यहाँ पे टाइम एंड स्पेस पैगोडा में इंटर करने वाले डिसाइपल्स को हैंडल करेगा। अब हम दूसरी तरफ न्यू आए हुए सारे मिलिट्रियस लीग के डिसाइपल्स को देखते हैं, उनके आगे टाइम एंड स्पेस पैगोडा होता है और इस टाइम में सारे डिसाइपल्स स्पेस एंड टाइम पैगोडा की तरफ देखते हुए कहने लगता है आखिरकार यहाँ पे रैंक क्या होगा हमारा। दूसरी तरफ हम मिस बिंग और टैन्यू को देखते हैं जो वहाँ पे स्पिरिचुअल बोर्ड में अपने डोजो की तरफ आ चुके थे। अब वो दोनों नीचे आते हैं, तभी हम देखते हैं वहाँ पे सेनक्यू बाहर आ जाता है और वो कहने लगता है, चीफ यहाँ पे आपको ना देखे हुए बहुत टाइम हो गया। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे सेनक्यू सारे न्यू डिसाइपल्स को बाहर आने के लिए बोलता है, जिसको सुनकर वहाँ पे सारे डिसाइपल्स आ जाते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की कानों में कुछ आवाजें आने लगती है, तभी उसे पता चलता है कि उसके पीछे तो वहाँ पे सिया और जियान होते हैं जो कि उसके सामने थे। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ मिस बिंग वहाँ पे सबको शांत होने के लिए बोलती है, जिसको सुनकर वहाँ पे सारे डिसाइपल चुप हो गए थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग डोजो की टॉप में चली जाती है। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, मैंने यहाँ तुम सबको क्यों बुलाया, यहाँ पे मैं तुमसे बहुत ही इंपोर्टेंट चीजों के बारे में बातें करना चाहती हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग टैन्यू को टेरिस नंबर 1 पे बुलाते हैं, मतलब की टॉप में बुलाती है, जिसको ओबे करते हुए टैन्यू भी चला जाता है। अब टैन्यू की तरफ देखते हुए वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते हैं, तुम सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनो, आज से टैन्यू तुम सबका सीनियर ब्रदर है और यहाँ पे जो भी टैन्यू बोलेगा तुम सबको वही करना होगा। टैन्यू का कहा और चीफ का कहा एक ही है और यहाँ पे किसी ने अगर टैन्यू को ओबे करने की कोशिश नहीं की और यहाँ पे डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश की तो उसी वक्त उसे मार दिया जाएगा। क्या तुम सब लोग यहाँ पे समझ गए? अब वहाँ पे मिस बिंग की बातें सुनकर सारे डिसाइपल नी डाउन होते हुए कहने लगते हैं, जी चीफ हम सारे समझ गए। अब मिस बिंग की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पे टैन्यू सोचने लगता है, कब से यहाँ पे मिस बिंग मेरी इतनी इज्जत करने लगी। और हम देखते हैं वहाँ पे वो मिस बिंग को थैंक यू कहते हुए नी डाउन होने ही वाला था, तभी वहाँ पे मिस बिंग उसे रोक देती है और वो कहने लगती है, आज से तुम्हें यहाँ पे नी डाउन होने की जरूरत नहीं। इतना सुन के वहाँ पे टैन्यू उनकी तरफ देखते हुए बो डाउन करते हुए कहने लगता है, थैंक यू चीफ। दूसरी तरफ सारे डिसाइपल की तरफ देखते हुए मिस बिंग कहने लगते हैं, आज तुम सबको यहाँ पे हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल वेपन्स मिलेंगे। अब ये सारी बातें सुन के वहाँ पे सारे डिसाइपल बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे पता था कि हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल वेपन्स बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। दूसरी तरफ मिस बिंग कहने लगती है, और यहाँ पे तीसरी चीज हमारे पास में यहाँ पे 9 पैगोडा स्पेस एंड टाइम है, तो हर पैगोडा में यहाँ पे 90 स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पे टाइम एंड स्पेस पैगोडा के अंदर एक दिन प्रैक्टिस बाहर की दुनिया के 9 दिन के बराबर। दूसरी बात किया जाए तो हमारे पास 30 हाई ग्रेड के टॉप स्पिरिचुअल टाइम एंड स्पेस पैगोडा है, जिसके अंदर 108 सीट्स है, मतलब कि एक टाइम पे 108 स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास में 10 लोअर ग्रेड और 5 मिडिल ग्रेड और 3 हाई ग्रेड के पैगोडाज भी हैं, जहाँ पे 360 डिसाइपल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ के एक दिन का प्रैक्टिस आउटर वर्ल्ड के 20 दिन के बराबर है। और यहाँ पे दूसरे हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल पैगोडास, मतलब कि स्क्रोल के अंदर अगर तुम एक दिन प्रैक्टिस करोगे तो बाहर की दुनिया के 30 डेज हो जाएंगे। ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे सारे डिसाइपल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब यहाँ पे दूसरी तरफ मिस बिंग लंबी सांस लेते हुए कहने लगती है, तुम सबको पता है हमारा मिलिट्रियस लीग यहाँ पे बस अभी अभी स्टैब्लिश हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे 2 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल माइंड्स है और 5 मिडिल ग्रेड के और 5 लोअर ग्रेड के। तो गाइस जिसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पे खत्म। अगर आपको दूसरा चैप्टर चाहिए